वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा 26 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने अपना 25 वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमने संयुग्मी अम्ल और क्षार के विभिन्न स्थानांकों में क्या रिलेशन होता है उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लवणों के जल अपघटन को डिस्कस करेंगे, जिसको कि हम अंग्रेजी में हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट बोलते हैं। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि साल्ट क्या होता है, व्हाट इज ए साल्ट, हाइड्रेशन क्या होता है और हाइड्रोलाइसिस जिसे कि हिंदी में जल अपघटन कहते हैं वह क्या होता है। तो साल्ट जिसे कि आप हिंदी में लवण कहते हैं उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब हम अम्लों की अभिक्रिया क्षारों से कराते हैं तो हमको लवण या साल्ट प्राप्त होते हैं और साथ में हमको जल मिलता है। इस अभिक्रिया का नाम आपको मालूम है, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यदि हम साल्ट की बात करें तो साल्ट एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से मिलकर के बना होता है। एक जनरल इक्वेशन हम ले लेते हैं HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। यदि आप इस लवण की बात करेंगे जिसे कि हम NaCl कह रहे हैं और इसको यदि हम देखें तो ये Na आयन और Cl आयन से मिलकर के बना होगा। यहाँ जो Na आयन है जिस पर की धन आवेश है वह क्षार के हिस्से हैं, तो इनको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं या क्षारीय मूलक कहते हैं। और यहाँ पे ये जो Cl आयन है जिस पर ये ऋण आवेश है वह अम्ल के हिस्से हैं, इसको हम एसिडिक रेडिकल या फिर अम्लीय मूलक कहते हैं। तो लवण 2 प्रकार के रेडिकल से मिलकर के बने होते हैं, एक एसिडिक रेडिकल होते हैं और एक बेसिक रेडिकल होते हैं। आइए दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि अम्ल और क्षारों को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ अम्ल और क्षार प्रबल होते हैं जबकि कुछ अम्ल और क्षार दुर्बल होते हैं। प्रबल अम्ल और क्षार वह होते हैं जो कि 30% से अधिक आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल और क्षार वह होते हैं जो 30% से कम आयनित होते हैं। जो अम्ल और क्षार 30% से अधिक आयनित होते हैं उनके एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल अधिक स्टेबल होते हैं, और जो अम्ल और क्षार 30% से कम आयनित होते हैं उनके एसिडिक और बेसिक रेडिकल कम स्टेबल होते हैं। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर आप कुछ स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल देख रहे हैं जैसे कि Cl आयन, SO4 आयन, ClO4 आयन, NO3 आयन। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हैं। इसी प्रकार से कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल लिखे हुए देख रहे हैं जैसे कि NH4 आयन, K आयन, Ca आयन, Ba आयन। ये स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल हैं। आइए अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंस समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझ चुके हैं कि साल्ट के 2 प्रकार के रेडिकल होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि साल्ट का एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल स्ट्रॉन्ग है तो वह हाइड्रेटेड होगा, उसका हाइड्रेशन होगा। और यदि साल्ट का एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल वीक है तो उसका हाइड्रोलाइसिस या उसका जल अपघटन होगा। इसको और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ सामने ग्रीन बोर्ड पर हमने हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस को चित्रात्मक रूप में समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि शुरू में हमने यहाँ पर हाइड्रेशन समझाया है। हाइड्रेशन जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि यह स्ट्रॉन्ग एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट का होता है। तो जब हाइड्रेशन होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक पार्ट, जैसे हम एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल कह सकते हैं, उसके चारों तरफ जल के अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं जैसे कि आप इसको चित्र में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रेशन में एसिडिक पार्ट अर्थात एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी जल से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल या स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल की अपेक्षा या उनके स्थान पर वीक एसिडिक रेडिकल या वीक बेसिक रेडिकल होते हैं
तो वह जल से निम्न प्रकार से अभिक्रिया कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वीक एसिडिक रेडिकल के रूप में CH3COO आयन एसीटेट आयन लिया है और यहाँ पर वह जल से अभिक्रिया करके एसिटिक एसिड और OH आयन बनाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप साल्ट, हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंस समझ गए होंगे। साल्ट एसिड और बेस की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। इस अभिक्रिया को दासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जबकि हाइड्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल और स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल की जल से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जबकि हाइड्रोलाइसिस में वीक एसिडिक रेडिकल और वीक बेसिक रेडिकल की जल से अभिक्रिया होती है। तो यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है कि हाइड्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि हाइड्रोलाइसिस में वीक एसिडिक रेडिकल और वीक बेसिक रेडिकल जल से अभिक्रिया कर जाता है। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। हाइड्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है और वो जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि हाइड्रोलाइसिस में वीक एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल या इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है और उसकी जल से अभिक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन में हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस को समझाने का प्रयास किया है। इन हाइड्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल, स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल विल हाइड्रेटेड विद वाटर। इन हाइड्रोलाइसिस, वीक एसिडिक रेडिकल, वीक बेसिक रेडिकल विल हाइड्रोलाइसिस विद वाटर। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, साल्ट को हम 4 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं, जैसे कि NaCl, K2SO4 आदि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और इस प्रकार के साल्ट जब जल में घोले जाते हैं तो उनकी pH 7 के बराबर होती है, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। दूसरे प्रकार के साल्ट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने होते हैं, इनको हम एसिडिक साल्ट बोलते हैं। इनकी pH 7 से कम होती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल FeCl3 फेरिक क्लोराइड है। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार के साल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बने होते हैं, इनको हम बेसिक साल्ट बोलते हैं। इनकी pH 7 से अधिक होती है। जबकि चौथे प्रकार के साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, CH3COO NH4। इनकी pH 7 से कम भी हो सकती है और 7 से ज्यादा भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पर ये डिस्कशन करना है कि जो एसिडिक साल्ट होते हैं उनकी pH 7 से कम कैसे होती है, और जो बेसिक साल्ट होते हैं उनकी pH 7 से अधिक क्यों होती है, और ऐसे साल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने होते हैं उनकी pH हम कैसे ज्ञात करेंगे। और जबकि पहले नंबर पर यहाँ पर न्यूट्रल साल्ट की स्टडी हमको करनी है। न्यूट्रल साल्ट वह साल्ट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है हाइड्रेशन का और हाइड्रोलाइसिस का, वो हमारे काफी काम आएगा। तो न्यूट्रल साल्ट वह साल्ट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि NaCl, जब हम इसको जल में घोलते हैं तो ये Na और Cl में वियोजित हो जाता है। Na एक स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल है और Cl एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल है। आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, इनका हाइड्रेशन होता है, ये हाइड्रेटेड होते हैं। और यहाँ पे पूर्ण रूप से हमको Na और Cl मिलेंगे, ये आगे को कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि जल के अंदर ना तो कोई एसिड बना और ना ही कोई बेस बना है और जल की pH पहले से ही 7 है, तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं उनकी pH 7 के बराबर होती है। आइए दूसरे प्रकार के साल्ट की बात करते हैं। दूसरे प्रकार के साल्ट में एसिडिक साल्ट है। ये साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने होते हैं। जब हम इनको जल में घोलते हैं तो ये हमको वीक बेसिक रेडिकल देते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल देते हैं। आप जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस होता है और जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल होते हैं वे हाइड्रेटेड होते हैं, उनका हाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रेशन में तो आगे को कोई रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस में ये जो वीक बेसिक रेडिकल है ये जल से अभिक्रिया कर जाएगा। NH4 आयन प्लस H2O इजिकल टू, यहाँ से H आयन निकल के, प्रोटॉन निकल के जल के पास चला जाएगा
और हमको NH3 और H3O आयन प्राप्त होगा, क्योंकि इस तरीके से रिएक्शन जब होगी तो बिलियन में H आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि H आयन की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो सोल्यूशन एसिडिक नेचर का हो जाता है, और जो एसिडिक नेचर के सोल्यूशन होते हैं उनकी pH 7 से कम होती है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि एसिडिक साल्ट की pH 7 से कम क्यों होती है। तीसरे प्रकार के साल्ट बेसिक साल्ट हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। CH3COO को जब हम जल में विलीन करते हैं तो वह NaIN और एसीटेट आयनों में वियोजित हो जाता है। NaIN एक स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल है, और जो स्ट्रॉन्ग बेसिक रेडिकल या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका हाइड्रेशन होता है, और एसीटेट आयन एक वीक एसिडिक रेडिकल है, और जो वीक एसिडिक रेडिकल होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब ये है कि ये जिस विलयन में होंगे उस विलयन में जल से ये क्रिया कर जाएंगे, और इस प्रकार से जल में से H आयन निकल के या प्रोटॉन निकल के एसीटेट आयनों के पास यहाँ पर पहुंच जाएगा, और हमको एसिडिक एसिड प्राप्त होगा और OH आयन शेष रहेगा। क्योंकि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है तो ये काफी कम आयनित होगा, और इस प्रकार से विलयन में OH आयनों की प्रबलता या अधिकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक साल्ट होते हैं उनके विलयन में OH आयनों की अधिकता होती है, और इस प्रकार से ऐसे साल्ट का जब जल अपघटन कराया जाता है तो उनकी pH 7 से अधिक प्राप्त होती है। चौथे प्रकार के साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने होते हैं। जब हम इनको जल में घोलते हैं तो हमें वीक एसिडिक रेडिकल मिलता है और वीक बेसिक रेडिकल मिलता है, और ये दोनों ही हाइड्रोलाइज होते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस के पश्चात विलयन या तो अम्लीय हो सकता है या फिर क्षारीय हो सकता है। डिपेंड इस पर करता है कि कौन सा एसिडिक रेडिकल या कौन सा बेसिक रेडिकल अधिक डिसोसिएशन कांस्टेंट रखता है। वीक एसिडिक रेडिकल और वीक बेसिक रेडिकल जिनका डिसोसिएशन कांस्टेंट अधिक होगा वही pH को निर्धारण करेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब साल्ट हमारे वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने होते हैं तो हमारे सोल्यूशन की pH 7 से कम भी हो सकती है और 7 से अधिक भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है कि जिस वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के ये साल्ट बने हैं उनमें से किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अर्थात वियोजन स्थिरांक अधिक है। तो इस प्रकार के साल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने होते हैं उनकी pH 7 से अधिक होगी या 7 से कम होगी। ये निर्भर करता है कि जल में घोलने के पश्चात जो वीक एसिड बन रहा है या वीक बेस बन रहा है उसका वियोजन स्थिरांक अर्थात डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, और उनके वियोजन स्थिरांक और डिसोसिएशन कांस्टेंट के आधार पर हम ऐसे साल्ट की pH ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKa माइनस pKb। यहाँ पर फॉर्मूले में दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के pKa और pKb को रख करके हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के संयोग से बनने वाले लवण का pH ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर यह सीखा कि साल्ट 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे साल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बने होते हैं वह न्यूट्रल होते हैं, उनकी pH 7 के बराबर होती है। वह साल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने होते हैं उनकी pH 7 से कम होती है, और जो साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर के बने होते हैं उनकी pH 7 से अधिक होती है। कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं जो कि वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने होते हैं, उनकी pH 7 से कम भी हो सकती है और 7 से अधिक भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है इस प्रकार के साल्ट जब जल अपघटित किए जाते हैं तो जल अपघटन के पश्चात बनने वाले अम्ल और क्षारों की वियोजन स्थिरांक कितना है, उन वियोजन स्थिरांक का यूज करके हम इस प्रकार के साल्ट का pH ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, सामने जो लिखा आप देख रहे हैं pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ ब्रैकेट में pKa माइनस pKb। इस फॉर्मूले का यूज करके हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के संयोग से मिलकर बनने वाले लवण की pH को ज्ञात कर सकते हैं।
और इसको एक एग्जाम्पल द्वारा हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ देख रहे हैं। एसिडिक अम्ल का pKa और NH4OH का pKb क्रमशः 4.76 और 4.75 है। CH3COONH4 के pH की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम ऊपर समझे हुए फॉर्मूले का यूज करेंगे और CH3COONH4 के pH की गणना हम कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं। और यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। आप इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बफर सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे।